और बच्चों कैसे हो? काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने? सारे इन द सेंस कि 30 क्वेश्चंस का टेस्ट में मार्क्स देखा अपना कैसा इंप्रूव हो रहा है? ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो क्या? जो तुमने पहले मोशन इन 1D में टेस्ट दिया, फिर प्रोजेक्टाइल में टेस्ट दिया, फिर रिलेटिव में दिया, अब पूरे वो कंबाइन करके भी दो, देखो तुम्हारा ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट ही होगा, राइट? और तुम्हें फील गुड भी होगा, राइट? अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जो हमारे लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट होता है तो आगे हर चैप्टर में हमारे लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्वेश्चन का क्लैरिटी हमेशा उससे बढ़ता है, राइट? तो वो तो तुम लोग ऑलरेडी करके रखे हो। अब उसमें क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो वहां से तुम्हारा एक और रिविजन टाइप भी होता जाएगा। अब देखो, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम वाला पार्ट हम लोग क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते जाएंगे, राइट? इसमें पहली चीज देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में थर्ड लॉ से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि उसकी बेसिक नीड हमेशा आता रहेगा। एक्शन रिएक्शन लॉ, ये हमें पहले से पता है। फिर आते हैं फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी जो हमेशा एक्सटर्नल चेंज को अपोज करे, राइट? अब हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में क्या है? यदि किसी भी बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, देन बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, राइट? यदि बॉडी पहले रेस्ट में था तो अभी भी वो किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो, जैसे सपोज करो ये 2 kg 3 kg 5 kg डिफरेंट मासेस हैं, सब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और क्वेश्चन में ये बोला कि भाई हर दो के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालो। तो अप्रोच क्या डेवलप करेंगे भाई? ये इसके ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा, राइट? इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन। जितना नॉर्मल फोर्स ये इस पे डेवलप करेगा उतना ही ये इस पे डेवलप करेगा, राइट? लाइक दिस N2 N1 हम इसी में बनाते जा रहे हैं सारा, राइट? फिर अब देखो इसमें और कहीं कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स 5 kg इस पे अप्लाई करेगा। कांटेक्ट फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा क्या? N2, और वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच? 30 न्यूटन। सिमिलरली जितना नॉर्मल फोर्स ये इस पे डेवलप किया उतना ही ये इस पे डेवलप करेगा, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर जो सरफेस है ये इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऐसे डेवलप करेगा, हाउ मच? N3, और क्या है इसका वेट? 50 न्यूटन। अब सबको इक्वेट कर दो तो N1 = 50, ऐसे N2 N3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो एबीडी भी हो गया और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, दो इंक्लाइन प्लेन है, इसके बीच में ये रखा हुआ है, राइट? ये इंक्लिनेशन θ1 है, ये θ2 है, इसका मास कितना है ऑब्जेक्ट का? स्फेरिकल मास का m है। हमें क्या निकालना है कि ये जो जिसके साथ भी जिन प्लेन्स के साथ ये कांटेक्ट में है ये कितना इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स डेवलप करेंगे, राइट? तो देखो सपोज करो ये इस पे N1 फोर्स डेवलप कर रहा है तो N1 ऐसे जाएगा, हाँ, N2 ऐसे जाएगा। अच्छा, वेट किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कितना हो जाएगा? mg। अब देखो यहां से हम ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, ये एंगल θ2 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? θ2। ये कितना हो जाएगा? 90 - θ2, यानी यहां से बात करो तो ये एंगल कितना? 90 - θ2, यानी ये कितना हो गया? θ2। सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा? θ1। तो अब इन दोनों का ऊपर वाला कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा? mg को, राइट? और ये N2 sin θ2 किसको बैलेंस करेगा? N1 sin θ1 को। इससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज करो ये एक सिस्टम है, ठीक है, दो ब्लॉक सिस्टम, ये दोनों ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब किसी भी ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या काम करें बताओ? एबीडी बनाओ। एबीडी में क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच? कैपिटल mg। अब देखो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, सेम रूप है, सेम स्ट्रिंग है तो यहां भी टेंशन T और यहां भी टेंशन T, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच? mg। तो ये T को कौन बैलेंस करेगा? mg, और इस T को कौन बैलेंस करेगा? mg sin थीटा। दोनों को इक्वेट करके m और m का रेशियो या जो भी कहे निकालने के लिए निकाल सकते हो, ठीक है? अब इसी में देखो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में कुछ और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, राइट? सपोज करो ये दो स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक m मास लगा हुआ है और T1 और T2 का वैल्यू हमें निकालना है, राइट? तो देखो यहां से ये एंगल θ1 है तो ये कितना हो जाएगा? θ1। ये कितना हो जाएगा? θ2।
अब देखो T1 का इधर कंपोनेंट T1 cos थीटा 1, राइट, और ऊपर की तरफ T1 sin थीटा 1, T2 का इधर कंपोनेंट T2 cos थीटा 2, फिर T2 का इधर कंपोनेंट T2 sin थीटा 2, राइट। अब देखो ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा और ऊपर के जो ये दोनों समेशन है फोर्सेस का वो किसको बैलेंस करेगा। सपोज करो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, ये क्या होगा mg, ये दोनों किसको बैलेंस करेंगे, T को, T किसके बराबर mg के, तो T का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, mg कंसीडर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो अगेन ये एक रो, यहां से फोर्स F1 लगा हुआ है, ये अनदर रो, यहां से फोर्स F2 लगा हुआ है। सपोज करो F1 और F2 का वैल्यू कह दिया निकालने को, राइट, या F1 और F2 का रेशियो कह दिया निकालने को। तो देखो अगेन क्या करेंगे, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से देखो ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ से ये टेंशन T, यहाँ से ये टेंशन T, ये क्या हो जाएगा, वेट mg, यानी T किसके बराबर, mg के बराबर। अब देखो T1 का इधर का जो कंपोनेंट है, ये जो T का इधर कंपोनेंट है ये क्या होगा, T cos 45 डिग्री, तो T cos 45 किसको बैलेंस करेगा, F2 को। अब अपना फोकस होना चाहिए कि T कैसे निकालें। तो देखो T का इधर की तरफ कंपोनेंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, T sin 45, राइट, ये T डैश ले लो, राइट। तो T sin 45 किसको बैलेंस करेगा, T डैश को, T डैश किसके बराबर, mg के। तो देखो T का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से देखो T आ गया तो ये F2 का वैल्यू पता चल गया, क्योंकि F2 किसको बैलेंस करेगा, T cos 45 को। सिमिलरली इस T का भी दो कंपोनेंट, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट T, इस T का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट T cos 45 डिग्री, ये किसको बैलेंस करेगा, F1 को, राइट। तो इससे हम लोग F1 और F2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन स्फीयर्स हैं सिमेट्रिकल, सेम मास सेम रेडियस का, ठीक है। अब क्या है, हम इसको बैलेंस रखना चाहते हैं, इसलिए क्या किया, इस पे इधर से फोर्स लगाया F और इधर से ये फोर्स लगाया F, सरफेस कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है। अब हमें ये जानना है कि फोर्स F का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगेन पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, FBD बनाना। चलो देखो सारा सिमेट्रिकल है तो इतना पक्का है कि सब एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये देखो ये R है, ये R, तो पूरा यहां से यहां तक सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2R। सिमिलरली यहां से यहां तक का सेपरेशन 2R हो जाएगा, ये सेपरेशन कितना होगा, ये भी 2R हो जाएगा, है ना। यानी ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, करेक्ट। अब देखो इस नॉर्मल फोर्स का इधर की तरफ कंपोनेंट इधर n जाएगा, सिमिलरली इस पे इधर फोर्स जाएगा n, है ना। अब देखो इसका वेट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो इसके हेल्प से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60, तो n का इधर कंपोनेंट n cos 60 और इधर कितना होगा n sin 60, n sin 60, इसका भी इतना ही होगा तो इंटू 2 कर दें, इसके हेल्प से mg हमें मालूम तो n निकल जाएगा, राइट। अब इसकी बात करो तो देखो यहाँ पे ऐसे n लग रहा है, यहाँ से n डैश लग रहा है और यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट और ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करेंगे, f को। n का वैल्यू हमें पता ही है तो f का वैल्यू निकल जाएगा इससे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज करो 2 स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यदि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब FBD बनाते हैं, तो T वेट mg, यहाँ T वेट mg, ये T है तो ये क्या होगा T, ये T है तो ये क्या होगा T। अब इस T का दो कंपोनेंट ऊपर जाएगा यानी 2T cos थीटा, ये किसको बैलेंस करेगा, mg को, ठीक है। अच्छा स्मॉल t किसके बराबर है, mg के, वैल्यू रख दो तो ये थीटा भी पता चल जाएगा कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे। बट ऑल टुगेदर यदि तुमने इतना भी कर रखा है तो इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चंस होंगे थोड़ा बहुत दाएं बाएं करेंगे, ये क्वेश्चन तुम लोग इजिली अब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग आते हैं किस पे, न्यूटन सेकंड लॉ पे, राइट। देखो उसको, चलो अब हम लोग आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, राइट। F इक्वल्स dp बाई dt, p को क्या लिख सकते हैं mv वेक्टर, और अब क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, मे बी कि दोनों वेरिएबल हो, मींस मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हो, बट हम यहाँ पे दो केस ऐसा कंसीडर कर रहे हैं जिसमें पहला केस में क्या है कि मास इज वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ ये रहेगा। तो उस कंडीशन में देखो फोर्स क्या मिल जाएगा, v वेक्टर dm बाई dt। इससे रिलेटेड वेरिएबल मास सिस्टम के भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, मास इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल। मास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो उसके लिए एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई, ये वाला जो टर्म है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मास कांस्टेंट, इसको यहाँ पे लाके रख दिए, ठीक है। तो हमारे पास ब्रॉडली ये दो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना। इस पे एक होगा, दूसरा ये होगा। कुछ ऐसे जगह पे होंगे जहां पे ये दोनों ही वैरी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आएगा। लेकिन मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, एडवांस में आते हैं, राइट। मेंस और नीट, इन दोनों कॉन्सेप्ट से फोकस क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले तो हम लोग मेंस और नीट को ही फोकस कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं, फिर बाद में हम लोग एडवांस वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि कैसे हम लोग उसमें क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कब, जब मास वेरिएबल है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। देखो पहले वाले केस में हम लोग ये दो क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक डिस्क है जिसका मास m है, राइट। और इसको यदि हम लोग हवा में ऐसे रखें तो ये क्या होगा, अपनी वेट की वजह से नीचे आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना। हम क्या चाहते हैं कि ये हवा में रहे, तो इसके लिए क्या किया, फायर किया इसके ऊपर। मतलब आ रहे हैं बुलेट्स आ करके इसको क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, हाँ। हिट करने के प्रोसेस में क्या हो रहा होगा कि ये सारे बुलेट्स इस डिस्क के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, मैजिक, है ना। और डिस्क किस में है, रेस्ट में। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि जब ये अब बुलेट्स जाकर के इसको हिट कर रहे हैं ना, तो बुलेट्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग द प्लेट, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि वो सेम स्पीड से वापस चला है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा हुआ कि बता कितने बुलेट्स पर यूनिट टाइम हम इस पे फायर करें ताकि ये डिस्क अपनी जगह पे टिका रहे। तो चलो याद करो कुछ पीछे का, थोड़ा रिवाइज भी किया होगा कि अब हम यहाँ पे अप्रोच क्या लगाएं। तो देखो तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा हमें इसके वेट को बैलेंस करना है। एग्जाम में हमें ऐसे ही सोचना होता है ना, एग्जाम में हमें ऐसे ही सोचना होता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई डिस्क को रेस्ट में रखना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। तो दिमाग में आएगा तुरंत, अच्छा डिस्क का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ऊपर की तरफ कोई ना कोई इस पे फोर्स चाहिए जो इसको किस में रखेगा, इक्विलिब्रियम में। वो फोर्स कौन देगा, वो फोर्स कौन देगा, वो जो बुलेट्स आ रहे हैं उसको हिट कर रहे हैं वही इसको फोर्स देगा, है ना। तो देखो एक पहले बुलेट की बात करें, एक बुलेट गया m मास का और v स्पीड से हिट किया, राइट। सपोज करो हिट करने के बाद वो रेस्ट में आ गया, राइट। यानी फाइनल स्पीड कितनी होगी इसकी, 0। तो बताओ एक जो बुलेट जो जाकर के इसको हिट कर रहा है कितना फोर्स अप्लाई करेगा, F इक्वल्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो होता है, राइट। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें, फाइनल मोमेंटम इज 0, इनिशियल माइनस mv, है ना, अपॉन टाइम t ले लेते हैं, टाइम t कंसीडर कर लेते हैं। ये कितने बुलेट्स हिट कर रहा है, एक बुलेट की बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे सपोज करो इस पे n बुलेट्स पर यूनिट टाइम पे हिट कर रहे हैं, तो इनटू क्या करेंगे भाई, n माइनस क्या है, समझ रहे हो ना, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो जो ये फोर्स है यही किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को। यानी हम क्या करें, इक्वल्स mg लिख दें क्या। अब हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, mv n बाई टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, mg। तो n बाई टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, गलत लिखा, यहाँ कैपिटल m होना चाहिए, है ना। तो n बाई टी इक्वल्स क्या होगा बताओ, कैपिटल mg अपॉन mv। कितने नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम हिट करना होगा, किसको, डिस्क को, किस लिए, रेस्ट में रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होस पाइप है, पानी उसमें से जा रहा है। अब वॉल पे हम उसको हिट कर रहे हैं, तो ये वॉल पे फोर्स फील होता है। फिर हम लोगों की साइड पे, हम लोगों के बॉडी पे भी कोई यदि होस पाइप ले करके जिससे पानी निकलता है, सिंपल सा, वो आकर के हमारे बॉडी की तरफ कोई रखे तो हमें फोर्स फील होता है ना। तो वही फोर्स अब हमें वॉल के ऊपर निकालना कि भाई वॉल कितना फोर्स फील कर रहा है, हैं? तो देखो सपोज करो ये क्या है, पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए कंसीडर किया और इसका डेंसिटी रो है, कितना, रो, क्या डेंसिटी, और ये v स्पीड से निकल रहा है, ठीक है। अब जाकर के इसको ये हिट कर रहा है, ऑब्वियसली ये वाटर है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये इसको हिट करने के बाद वो रेस्ट में ही आ जा रहा होगा, यानी फाइनल मोमेंटम क्या होगा हिट करने के बाद, 0। तो देखो यदि हम dt टाइम में देखें कि dt टाइम में कितना वाटर इसमें से बाहर निकला, तो देखो dt टाइम में कितना निकलेगा भाई, d इक्वल्स v इंटू डी टी निकलेगा, ds ले लेते हैं, इस पर काम करते हैं, ds ले लेते हैं, है ना। तो ds इक्वल्स व्हाट, v dt,
ठीक है, तो देखो मास कितना निकलेगा इसमें से, मास इजेक्शन, इजेक्शन मतलब कौन सा मास इजेक्शन, लिक्विड मास इजेक्शन, ऐसे लिख दो लिक्विड मास इजेक्शन, कितना हो जाएगा डीएम इक्वल्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये डीवी, ये वी और वी में कंफ्यूज नहीं होना, ये वी स्पीड है और ये क्या है वॉल्यूम है, राइट। अब देखो डीवी को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू डीएस, डीएस कितना वी डी टी, राइट। तो डीएम कितना आ गया भाई, डीएम आ गया रो ए वी डी टी आ गया, ठीक है। अब देखो जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है वी डी एम बाई डी टी, है ना, चलो रखते हैं यहाँ पे, तो देखो डी टी रखोगे तो ये तो हट ही जाएगा, तो v इंटू रो ए वी, यानी क्या मिल जाएगा रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, इतना फोर्स फोर्स अप्लाई करेगा कौन, लिक्विड, किस पे, वॉल पे, हमारी बॉडी पे भी जो फोर्स लगेगा यदि कोई पाइप लगाए तो लगता है ना फोर्स, वो इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इसी में थोड़ा बहुत दाएं बाएं करता रहेगा। अच्छा ये चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे, हम लोग फिर से पढ़ेंगे कहाँ, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। अब सेकंड पे आते हैं, कौन सा, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, चलो उसको देखते हैं हम लोग। देखो पहले वाले केस पे हम लोग ये दो क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक डिस्क है जिसका मास m है, राइट, और इसको यदि हम लोग हवा में ऐसे रखें तो ये क्या होगा, अपनी वेट की वजह से नीचे आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना। हम क्या चाहते हैं कि ये हवा में रहे, तो इसके लिए क्या किया, फायर किया इसके ऊपर, मतलब आ रहे हैं बुलेट्स, आए बुलेट्स आ करके इसको क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, हाँ। हिट करने के प्रोसेस में क्या हो रहा होगा कि ये सारे बुलेट्स इस डिस्क के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, मैजिक, है ना। और डिस्क किस में है, रेस्ट में। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है, पहला कंडीशन की जब ये अब बुलेट्स जाकर के इसको हिट कर रहे हैं ना, तो बुलेट्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग द प्लेट, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि वो सेम स्पीड से वापस चला है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा हुआ कि बता कितने बुलेट्स पर यूनिट टाइम हम इस पे फायर करें ताकि ये डिस्क अपनी जगह पे टिका रहे। तो चलो याद करो कुछ पीछे का, थोड़ा रिवाइज भी किया होगा कि अब हम यहाँ पे अप्रोच क्या लगाएं। तो देखो तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा हमें इसके वेट को बैलेंस करना है। एग्जाम में हमें ऐसे ही सोचना होता है ना, एग्जाम में हमें ऐसे ही सोचना होता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई डिस्क को रेस्ट में रखना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, तो दिमाग में आएगा तुरंत, अच्छा डिस्क का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ऊपर की तरफ कोई ना कोई इस पे फोर्स चाहिए जो इसको किस में रखेगा, इक्विलिब्रियम में। वो फोर्स कौन देगा, वो फोर्स कौन देगा, वो जो बुलेट्स आ रहे हैं उसको हिट कर रहे हैं वही इसको फोर्स देगा, है ना। तो देखो एक पहले बुलेट की बात करें, एक बुलेट गया m मास का और v स्पीड से हिट किया, राइट। सपोज करो हिट करने के बाद वो रेस्ट में आ गया, राइट, यानी फाइनल स्पीड कितनी होगी इसकी, 0। तो बताओ एक जो बुलेट जो जाकर के इसको हिट कर रहा है कितना फोर्स अप्लाई करेगा, F इक्वल्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो होता है, राइट। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें, फाइनल मोमेंटम इज 0, इनिशियल माइनस mv, है ना, अपॉन टाइम t ले लेते हैं, टाइम t कंसीडर कर लेते हैं। ये कितने बुलेट्स हिट कर रहा है, एक बुलेट की बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे सपोज करो इस पे n बुलेट्स पर यूनिट टाइम पे हिट कर रहे हैं, तो इनटू क्या करेंगे भाई, n माइनस क्या है, समझ रहे हो ना, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो जो ये फोर्स है यही किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को, यानी हम क्या करें, इक्वल्स mg लिख दें क्या। अब हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, mv n बाई टी इक्वल्स क्या हो जाएगा mg, तो n बाई टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, गलत लिखा, यहाँ कैपिटल m होना चाहिए, है ना। तो n बाई टी इक्वल्स क्या होगा बताओ, कैपिटल mg अपॉन mv, इतने नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम हिट करना होगा, किसको, डिस्क को, किस लिए, रेस्ट में रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होस पाइप, पाइप है, पानी उसमें से जा रहा है, अब वॉल पे हम उसको हिट कर रहे हैं, तो ये वॉल पे फोर्स फील होता है, फिर हम लोगों की साइड पे, हम लोगों के बॉडी पे भी कोई यदि होस पाइप ले करके जिससे पानी निकलता है, सिंपल सा, वो आकर के हमारे बॉडी की तरफ कोई रखे तो हमें फोर्स फील होता है ना, तो वही फोर्स अब हमें वॉल के ऊपर निकालना कि भाई वॉल कितना फोर्स फील कर रहा है, हैं? तो देखो सपोज करो ये क्या है, पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए कंसीडर किया और इसका डेंसिटी रो है, कितना रो, क्या डेंसिटी, और ये v स्पीड से निकल रहा है, ठीक है।
अब जा करके इसको ये हिट कर रहा है, ऑब्वियसली ये वाटर है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये इसको हिट करने के बाद वो रेस्ट में ही आ जा रहा होगा, यानी फाइनल मोमेंटम क्या होगा हिट करने के बाद, 0। तो देखो यदि हम dt टाइम में देखेंगे, dt टाइम में कितना वाटर इसमें से बाहर निकला, तो देखो dt टाइम में कितना निकलेगा भाई, d इक्वल्स v इंटू डी टी निकलेगा, ds ले लेते हैं, इस पर काम करते हैं, ds ले लेते हैं, है ना। तो ds इक्वल्स व्हाट, v dt, ठीक है। तो देखो मास कितना निकलेगा इसमें से, मास इजेक्शन, इजेक्शन मतलब कौन सा मास इजेक्शन, लिक्विड मास इजेक्शन, ऐसे लिख दो, लिक्विड मास इजेक्शन कितना हो जाएगा, dm इक्वल्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये dv, ये v और v में कंफ्यूज नहीं होना, ये v स्पीड है और ये क्या है, वॉल्यूम है, राइट। अब देखो dv को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया a इंटू ds, ds कितना v dt, राइट। तो dm कितना आ गया भाई, dm आ गया रो a v dt आ गया, ठीक है। अब देखो जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है, v dm बाई dt, है ना। चलो रखते हैं यहाँ पे, तो देखो dt रखोगे तो ये तो हट ही जाएगा, तो v इंटू रो ए वी, यानी क्या मिल जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। इतना फोर्स अप्लाई करेगा कौन, लिक्विड, किस पे, वॉल पे। हमारी बॉडी पे भी जो फोर्स लगेगा, यदि कोई पाइप लगाए तो लगता है ना फोर्स, वो इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इसी में थोड़ा बहुत दाएं बाएं करता रहेगा। अच्छा ये चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे, कहाँ, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। अब सेकंड पे आते हैं, कौन सा, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। चलो उसको देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन क्या होता है। ये कंस्टेंट इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करेंगे, ठीक है। पहला मेथड कि जो भी रूप है, जो भी स्ट्रिंग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसका लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। देखो यदि ये नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, राइट। तो इनका इंडिविजुअली हाइट चेंज करेगा, बट ये जो टोटल लेंथ है दैट रिमेंस व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो रूप है, ये वाला जो स्ट्रिंग है, इसका लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, कोई एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करेंगे। सपोज करो ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया, यहां से ये वाला लेंथ मेरा L1 है, राइट। ये वाला लेंथ सपोज कर लिया L2 है ना। ये यहां से यहां तक सपोज करो L0 है और ये सपोज करो L3 है, ठीक। तो देखो पहला कौन सा स्ट्रिंग है भाई, ये वाला स्ट्रिंग, है ना। तो देखो यहां से यहां तक हाइट L1, ये L0, तो बताओ जरा ये वाला यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, L1 माइनस L0, यही होगा ना। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, देखो ये वाला लेंथ, यहां से यहां तक का ये लेंथ क्या होगा, देखो यहां से यहां तक L2 है ना, यहां से यहां तक L0, तो ये कितना बचा, ये बचा L2 माइनस L0। तो पहला इक्वेशन क्या लिख देंगे, हम लोग लिख सकते हैं L1 माइनस L0 प्लस L2 माइनस L0, है ना, इक्वल सम कांस्टेंट C। एक इक्वेशन आ गया यहां से, या हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी मॉडिफाई करके लिखते हैं, L1 प्लस L2 इक्वल्स व्हाट, माइनस 2L0 इक्वल्स व्हाट, C, ठीक है। फर्स्ट एक और इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये वाला लेंथ, ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ, यहां से यहां L3, यहां से यहां L0, तो क्या लिखें बताओ, ऐसे लिख दें क्या, L3 प्लस L0 इक्वल्स व्हाट, C2। अब देखो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि L1 और L2 वेरिएबल है, L1 L2 L0 क्या है, वेरिएबल है, बट C क्या है, कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 माइनस 2V0 इक्वल्स 0, या A1 प्लस A2 माइनस 2A0 इक्वल्स 0। सिमिलरली इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या मिलेगा, V3 प्लस V0 इक्वल 0 और A3 प्लस A0 इक्वल 0, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या मिल जाएगा तुम्हें, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल 0। ये तुम्हें इनके बीच का रिलेशन मिल गया। तो ये क्या है, कंस्टेंट इक्वेशन का यूज। बट एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, है ना। तो हमारे लिए एक और मेथड तैयार है, कौन, वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट। अच्छा यहाँ पे जो भी हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग हमारा कैसा होता है, आइडियल होता है। आइडियल होता है मतलब उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, 0, राइट।
तो देखो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या अप्लाई करते हैं, टी डॉट एक्स इक्वल्स 0, मतलब टेंशन कितना वर्क करेगा, नेट वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, 0, राइट। अब देखो टेंशन कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल, डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेरिएबल यदि वेलोसिटी भी वेरिएबल है तो क्या मिल जाएगा, टेंशन। तो टी डॉट ए इक्वल्स क्या है, 0, या टी डॉट बी इक्वल्स क्या है, 0। क्वेश्चन कभी वेलोसिटी के रिलेशन को भी पूछता है और कभी ये टेंशन है एक्सेलरेशन के रिलेशन को भी पूछता है, राइट। तो ये मेरे लिए दोनों ही इक्वली एप्लीकेबल है, दोनों में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करके दिखाएं, वो बेहतर होगा, या कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, एक एप्लीकेशन ही तो देखना है ना। जैसे सपोज करो छोटा वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको तुम बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। M1 और M2 दो ब्लॉक, सपोज करो ये, अच्छा टेंशन यहाँ टी होगा, है ना, इसमें भी टेंशन टी होगा। अच्छा ये सपोज करो A1 से नीचे जा रहा है और ये सपोज करो A2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, A डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से T डॉट ए क्या हो जाएगा, T इंटू ए कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सिमिलरली यदि हमें वेलोसिटी दिया होता ना तो भी हम लोग इसको भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ T ऊपर A1 नीचे, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, T A1 cos 180 डिग्री प्लस इसकी बात करो तो T ऊपर, राइट, और एक्सेलरेशन भी ऊपर, क्या लिख देंगे, T A2 cos 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो A1 इक्वल्स क्या आ गया, A2 आ गया। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है, राइट। अब कितने भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो जहां पे एक कोई ब्लॉक है उससे बहुत सारे स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं, राइट, और वो किसी दूसरे ब्लॉक से जाकर के कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पे भी इस मेथड को यूज करना कंपैरेटिवली इजियर होता है, क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। और फिलहाल तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि कम टाइम में हमसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, राइट। जैसे एक दो क्वेश्चन का एप्लीकेशन करके हम दिखाते हैं, देखो जरा इसको। देखो वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन, सपोज करो एक स्मॉलर मास का ऑब्जेक्ट है और ये एक प्लैंक है, राइट। ये एक क्या है भाई, ब्लॉक हमें दिख रहा है और ये हमें क्या दिख रहा है, प्लैंक दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक ये स्ट्रिंग ऐसे गया, ऐसे घूम करके, फिर नीचे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ यदि टेंशन T सपोज करें तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T। अब देखो यदि यहाँ T, तो बताओ यहाँ क्या होगा, 2T हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 2T हो जाएगा, राइट। सपोज करो ये किसी A1 से नीचे आ रहा है और ये A2 से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो इस पे देखो टेंशन, नेट टेंशन कितना है, सिर्फ T है, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T इंटू A1। अच्छा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगा दें, क्योंकि cos 180 क्या मिलता है, -1 मिलता है। इसकी बात करें तो देखो ऊपर कितने टोटल फोर्सेस हैं, 2T प्लस 2T, 4T प्लस T, 5T, राइट। 5T फोर्स ऑन दिस प्लैंक इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्या लिख सकते हैं, प्लस 5T इंटू A2, ये इक्वल्स क्या जाएगा, 0, यानी कि क्या तुम्हें मिलेगा, A1 इक्वल्स 5A2 मिल जाएगा। ये रिलेशन मिला, आसान है ना इससे निकालना, हाँ। नेक्स्ट देखो सपोज करो अब एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो तुम्हें क्वेश्चन को देख करके वहां पे एनालाइज करना होगा कि अच्छा भाई इसमें कौन सी चीज ऐसा है जो कांस्टेंट है, उसमें कौन सी चीज ऐसा है जो कांस्टेंट है, उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करो ये एक रॉड है ना, ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस भी स्मूथ है, ये इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में था, बिल्कुल सीधा खड़ा था, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया तो ये इधर की तरफ भागने लगा। किसी इंस्टेंट पे ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो इस पॉइंट का स्पीड p है और ये v q पॉइंट का, मतलब जो रॉड है, रॉड का जो एंड पॉइंट है q, इसका वेलोसिटी क्या होगा ये बोला निकालो। तो देखो यहां से ये p पॉइंट वेरिएबल है, यानी ये x वेरिएबल है, राइट, और यही x का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इस पॉइंट p का वेलोसिटी देगा ना। सिमिलरली सपोज करो किसी इंस्टेंट पे ये y है तो y का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी देगा, राइट। अच्छा इस पूरे प्रोसेस में देखो x और y तो वेरिएबल है लेकिन इसका लेंथ दैट रिमेंस कांस्टेंट ना। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां से हम सिंपली ये लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, l स्क्वायर, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन कर दो,
पहले तो करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt। अच्छा वेलोसिटी क्या है, इसी से हो गया। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां से x और y के बीच का रिलेशन निकालना, क्योंकि x और y तो हमें पता नहीं है, लेकिन देखो यहां से हम ये रिलेशन तो निकाल सकते हैं ना, y बाई एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan थीटा। y बाई एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहां रख करके भाई यहां से रखोगे 2 तो कैंसिल ही हो गया, राइट साइड में जाएगा, तो ये x हो जाएगा, ये क्या है vp प्लस y इंटू वी क्यू इक्वल 0, और यहां से y बाई एक्स क्या है, tan थीटा। इससे हमें पता चल जाएगा क्या, क्यू पॉइंट का वेलोसिटी क्या है इस इंस्टेंट पे, निकल गया। सिमिलरली देखो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे भी क्या है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, रॉड, और यहां पे ना एक रिंग है ऐसे, ठीक है, और ये रिंग इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस रिंग एंड दिस रॉड, राइट, सो इट कैन मूव ऑन दिस रॉड स्मूथली, राइट। ये यहां से एक स्ट्रिंग लगा दिया, यहां से एक स्ट्रिंग लगा दिया, अब ये स्ट्रिंग यहां से पास हो रहा है और ये नीचे की तरफ गया, राइट। अब देखो जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा, चेंज करता रहेगा। किसी इंस्टेंट पे बोला भाई इसका वेलोसिटी हमें मालूम v, इसका वेलोसिटी रिंग का वेलोसिटी कितना होगा v डैश, जरा बताओ तो, जरा बताओ तो क्या रिंग का वेलोसिटी। मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा कैसे करें इसको। अच्छा एक चीज देखें, ये चीज वेरिएबल है, यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये वाला जो चीज है x, दिस इज वेरिएबल, ये हम लेंथ l सपोज कर लें, ये भी वेरिएबल है, जैसे से ये आगे जाएगा l चेंज करेगा, बट ये चीज क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना। अच्छा x का टाइम डेरिवेटिव रिंग का वेलोसिटी देगा, l का टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि l में जो चेंज आएगा वो किस में चेंज आएगा, m में के पोजीशन में चेंज आएगा, यानी l का टाइम डेरिवेटिव इसका वेलोसिटी देगा, राइट। तो जैसे इसको अप्रोच किया वैसे इसको अप्रोच करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वेज कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइप का, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ये किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, राइट। और ये रॉड है जो इस पे जा सकता है, मतलब ऐसे है और ये इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है, भाई ये आगे की तरफ जाएगा तो ये रॉड नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो देखो क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसके और इसके रॉड और इसके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो किसी इंस्टेंट पे इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा ना, और ये यहां से यहां जाएगा, तो देखो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस मूव किया x और ये मूव कर गया y, ये एंगल कितना थीटा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल्स क्या होगा, y बाई एक्स होगा ना, तो y इक्वल्स क्या होगा tan थीटा, डिफरेंशिएट करो तो v बाई इक्वल्स वी एक्स tan थीटा, फर्दर डिफरेंशिएट कर दो तो ए वाई इक्वल्स ए एक्स tan थीटा हो जाएगा, ये रिलेशन मिल गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो ये होता है, ये ब्रॉडली है किसके ऊपर क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे, मेंस और नीट में होपफुली इतने में अपना काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर अगेन थोड़ा दायमा रहेगा, उतना तो हमारा दिमाग सोच ही लेगा, ठीक है। चलो अब इसका एप्लीकेशन पार्ट और कुछ हम लोगों का और क्या रहता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको देखते हैं, आओ आगे। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरीके का होता है, दो तरीके का है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे फ्रेम से अटैच है जो या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से एक ही डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं और हम उसके साथ अटैच हो जाएं, तो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो सिंपल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, राइट। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एक्सेलरेटेड, राइट, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एक्सेलरेटेड आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे गाड़ी अभी रेस्ट पे है, एक्सेलरेट की, राइट, कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, एक्सेलरेटेड। अच्छा सेम व्हीकल जब, सेम कार जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तब कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तब कौन सा होगा, इनर्शियल हो जाएगा, राइट।
फिर मान लो हम ब्रेक लगाने लगे तो वो फिर से एक्सेलरेशन होगा बट राइट डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो वो फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो देखो न्यूटन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज डू नॉट वैलिड, उसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, राइट। अच्छा, तो अब उसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, लेकिन हमें उसमें एक फोर्स फील होता है। जैसे गाड़ी रेस्ट में है, अचानक से चले तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे ऊपर कोई पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा, राइट, फील होता है, बट वो कौन सा होता है वो हमें नहीं दिखता। गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे आगे की तरफ कोई फोर्स लगा, है ना। तो कोई और फोर्स कौन सा है भाई, नहीं समझ में आता, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि हमारे ऊपर ना एक सूडो फोर्स लगा, इमेजिनरी फोर्स लगा। दैट इमेजिनरी फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट वर्चुअल फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, सूडो फोर्स, राइट। वो सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। जिस भी सिस्टम से, जिस भी एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव कर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स लगाना है उसका मास कंसीडर करेंगे। जैसे कार में हम बैठे, ठीक है, तो सूडो फोर्स में मास किसका कंसीडर किया जाएगा, मेरा, लेकिन एक्सेलरेशन किसका होगा, कार पूरे सिस्टम का, ठीक है। डायरेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डायरेक्शन सूडो फोर्स का हमेशा किधर लगाएंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। किस डायरेक्शन में लगाएंगे, डायरेक्शन के लिए यदि हम बात करें तो इसका डायरेक्शन बताओ किधर रहेगा। डायरेक्शन के लिए हम बात करें तो यहाँ पे हम डायरेक्शन क्या कंसीडर करेंगे, अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम, राइट। तो जैसे गाड़ी रेस्ट में थी और वो चली, तो एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगा, एक्सेलरेशन अब उसका किधर हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसके ऊपर, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के लिए। अच्छा देखो, किसी भी क्वेश्चन को ना इनर्शियल से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, नॉन इनर्शियल से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये तुम्हारे ऊपर है, कोई भी फोर्स नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन को इनर्शियल से ही करना है या क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल से करना है, ये कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हो, ऑब्वियसली आंसर इज गोइंग टू बी सेम, है राइट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सूडो फोर्स कब लगाएं, अभी भी कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सूडो फोर्स कब लगाते हैं इसे, है ना। तो सूडो फोर्स तब हम लगाएंगे कब, जब क्वेश्चन को हम लोग नॉन इनर्शियल से सॉल्व कर रहे हैं। यदि इनर्शियल से सॉल्व कर रहे हैं तो लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे तो सब न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी वैलिड है, राइट। तो ये सूडो फोर्स हमेशा कब लगाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। यहां तक पूरा क्लियर। अब आ जाओ हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखो, ये कार्ट है, कार्ट के साथ ना एक ये एल एन का कोई स्ट्रिंग लगा हुआ है, राइट, और इस स्ट्रिंग के इस एंड पॉइंट पे एक बॉब लगा है जिसका मास कितना एम है, ठीक है। पहले पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो ये ऑब्वियसली ऐसे ही रहेगा। अब क्या देखा कि ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, तो इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, दो लोग, एक ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा नॉन किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। तो पहला ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि भाई अभी गाड़ी यहाँ पे है, ये कार्ट यहाँ पे है, ये थोड़ी आगे गई यहाँ पे लाइक दिस, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, एक सर्टेन एंगल पे आकर के और ये इसके साथ जाने लगेगा, राइट। यानी पहले ये ऐसे था, है ना, अब जब वो रेस्ट में है, कौन, कार्ट, फिर जब कार्ट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट की तो ये थोड़ा यूं आ जाएगा, किसी एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगा, और ये फिर ये जाने लगेगा इसके साथ पर्टिकुलर एंगल पे ये जाने लगेगा। अब हमें यही जानना है कि अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, जो ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है ये कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो देखो एफबीडी बनाया, कौन बना रहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ग्राउंड पे खड़ा है ना, ऑब्जर्वर ये बना रहा है। क्या बनाएगा कि भाई इसमें टेंशन टी, क्या इसमें टेंशन टी, वेट mg। अब ये क्या करेगा, इस टी का दो कंपोनेंट लेगा, एक इधर की तरफ टी कॉस थीटा और इधर की तरफ टी साइन थीटा। तो देखो टी साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कितना एक्सेलरेशन है, a, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये उसी के साथ जा रहा है। तो टी साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट।
अच्छा टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। सो टी कॉस थीटा इक्वल्स व्हाट, mg। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1/2 कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो tan थीटा इक्वल्स व्हाट, a/g, राइट। यानी यहां से थीटा इक्वल्स क्या आ गया, tan इनवर्स a/g। यानी ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा, tan इनवर्स a/g बना रहा है, ठीक है। किसने सॉल्व किया, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। अब कोई दूसरा ऑब्जर्वर है और वो इसी के अंदर जाकर के बैठ गया, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो ये देखो कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चन को। ये इसको क्या दिखा कि भाई ये अभी तो ये वर्टिकली ऐसे था, हाँ, और अचानक से ये ऐसे हो गया, है ये क्या चीज है। तो इसको समझ में नहीं आया कि ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा, राइट। तो ये इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देगा, सूडो फोर्स अप्लाई करेगा। तो पहले चीज तो हम ये डिफाइन करेंगे डायरेक्शन, कि ये जो इस पे अप्लाई करेगा सूडो फोर्स, उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर है, तो सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सूडो फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे अप्लाई करेगा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना अप्लाई करेगा, वो कितना ये फोर्स सूडो फोर्स होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम यानी a फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखो इसके लिए भी इक्वेशन सेम बनेगा कि भाई t sin थीटा किसको बैलेंस कर लिया, ma को, राइट, और t cos थीटा किसको बैलेंस कर लिया, mg को। तो वो ये इक्वेशन लिख दिया, नहीं तो या इसके बाद का जो चीज है वो दोनों के लिए सेम आने जा रहा है, इक्वेशन भी सेम ही आएगा, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m, और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया ताकि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये वेज के रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ भाई ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है ना, ये कितना अप्लाई कर रहा है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को अगेन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एफबीडी बनाएगा, एफबीडी बनाए दोनों का, ब्लॉक का और इसका, चलो यहीं पे बना लेते हैं। ये इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, राइट। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, यानी एन का इधर कंपोनेंट कितना, एन कॉस थीटा। अच्छा सपोज करो पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे एक्सेलरेट कर रहा है। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, ये छोटा वाला ब्लॉक है, इसका एबीडी बना है, तो ये क्या क्या लगेगा भाई, इस पे एक तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, वेट लगेगा mg, ठीक, ये तो लगेगा ना, वेट कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, ठीक है। अब देखो इस n का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में ये कैलकुलेट करो, ये थीटा आ जाएगा, तो एक ऊपर की तरफ आ जाएगा कितना बताओ, सॉरी ये आ जाएगा cos थीटा, सॉरी ये थीटा है, n का ऊपर कंपोनेंट n cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, मिलेगा तुम्हें n sin थीटा। तो देखो इसकी बात करें, छोटे वाले ब्लॉक की बात करें, तो ऊपर फोर्स कितना n cos थीटा, नीचे कितना mg, बैलेंस करा देगा, करा दिया भाई, ये लो n cos थीटा इक्वल्स mg। सिमिलरली n sin थीटा क्या दे रहा होगा इसको, m इंटू a, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2/1 कर दो, तो tan थीटा इक्वल्स कितना आ गया a/g, यानी यहां से देखो a इक्वल्स कितना आ गया, g tan थीटा आ गया, नहीं, यानी कि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है ये हमें पता चल गया, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आया, g tan थीटा आया, राइट। अब देखो इसकी बात करें, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की बात करें, तो आगे फोर्स कितना f, पीछे की तरफ फोर्स कितना है n cos थीटा, तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा f माइनस n cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि m इंटू a। तो यहां से देखो f माइनस, अच्छा n का वैल्यू देखो यहां से हम रख सकते हैं ना, mg अपॉन सॉरी ये साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा, गलत कुछ होता है तो दिमाग में खटकता है, वो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, n mg अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स m इंटू जी tan थीटा, राइट। अब देखो इसको इधर की तरफ ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल प्लस कैपिटल M इंटू जी tan थीटा, राइट। यानी इतना फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, किसने सॉल्व किया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अच्छा कोई नॉन इनर्शियल से करे तो क्या करेगा, नॉन इनर्शियल से करे तो क्या करेगा, चलो देखते हैं। नॉन इनर्शियल में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, इसी पे जाकर बैठ जाएगा, राइट। तो वो पहले तो इस पे सूडो फोर्स अप्लाई करेगा, कैसे, ऐसे करेगा ना,
m इंटू ए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है बताओ, a है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स पीछे लगा। सिमिलरली सूडो फोर्स इसमें भी लगेगा, किधर किधर बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितना कितना लगेगा सूडो फोर्स, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखो अब ये n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, ma को, ठीक है। तो इक्वेशन उसके बाद सेम आने जा रहा है, सिर्फ नॉन इनर्शियल में हम क्या करेंगे, ये सूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे, राइट। होपफुली ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो वेइंग मशीन। वेइंग मशीन का पहले हम लोग फंक्शन जानते हैं कि वेइंग मशीन एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। ये देखो सपोज करो ये एक वेइंग मशीन है, ठीक। इस पे कोई मैन खड़ा है जिसका मास कितना है, m है, राइट। एफबीडी बनाओ जरा, तो देखो मैन के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना mg, इसका बॉक्स का बना है तो बॉक्स पे कितना होगा नॉर्मल फोर्स n। अच्छा जितना इस पे नॉर्मल फोर्स लगता है ना, जो स्प्रिंग है उतना ही कंप्रेस होता है और उसी के करस्पॉन्डिंग ये जो नीडल है वो नीडल रोटेट करता है और हमें अपना वेट देखने को मिलता है, राइट। तो ये अभी n किसके बराबर है, ये n है mg के बराबर, ये n किसके बराबर है, mg के बराबर है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रियल वेट। तो जो हमें अपना वेट मिलता है वो यही मिलता है ना, रियल वेट, ठीक है। अब देखो मान लो ये सिस्टम एक्सेलरेट करने लगे, फर्स्ट कंडीशन लिया कि ये जो सिस्टम है ना, अब हम लोग कंडीशन ले रहे हैं क्या, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, फर्स्ट a इज अपवर्ड, राइट। तो अब देखो कौन बड़ा होगा, n और mg में ऑब्वियसली n बड़ा होगा, तो n माइनस mg इक्वल्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो n इक्वल्स व्हाट, mg प्लस ma। यानी अब जो तुम्हें अपरेंट वेट, जो अपना तुम्हें वेट देखने को मिलेगा ना, वो mg नहीं देखने को मिलेगा, mg से ज्यादा देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अपरेंट वेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अपरेंट वेट बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो अपरेंट वेट है वो तुम्हें अपने रियल वेट से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कंसिडर करो, सेकेंड कंडीशन को कंसिडर करो, a डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, a यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो mg और n में से अब कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली mg बड़ा होगा। तो लिखते हैं हम इसका एबीडी, mg माइनस n इक्वल्स ma, सो n इक्वल्स व्हाट, mg माइनस ma। तो यहाँ पे देखो तुम्हें अपना नॉर्मल फोर्स कम देखने को मिलेगा, यानी जो अपरेंट वेट है वो तुम्हारे रियल वेट से अब यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। कब, जब ये सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे किसी एलिवेटर में वेइंग मशीन को रख दो और एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, राइट। तो उस कंडीशन में तुम्हें अपना अपरेंट वेट रियल वेट से कम देखने को मिलेगा, राइट। थर्ड कंडीशन कंसीडर करो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो। अब यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो n किसके बराबर होगा, mg के बराबर। यानी इस कंडीशन में तुम्हें अपना अपरेंट वेट और रियल वेट दोनों सेम देखने को मिलेंगे, राइट। यानी दो कंडीशन कि या तो एलिवेटर रेस्ट में है या एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन दोनों ही कंडीशन में अपरेंट वेट और रियल वेट सेम रहेगा, राइट। बाकी दो कंडीशन में इफ इट इज मूविंग ईदर, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग ईदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन दिस बोथ कंडीशंस अपरेंट वेट एंड रियल वेट विल नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो ये पूरा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसमें छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ चीजें कर सकता है कि कुछ स्प्रिंग टाइप का सिस्टम कंसीडर कर ले, जो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। कौन सा सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो देखो अब स्प्रिंग मास सिस्टम के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे। चलिए देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। जैसे सपोज करो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, राइट, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है जिसका मास कितना है, m है, राइट। तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, kx लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना रहेगा, mg रहेगा, ठीक है। तो देखो जब ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है तो kx को कौन बैलेंस करेगा, mg बैलेंस करेगा। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं ना कि इक्विलिब्रियम स्टेट में इसमें कितना इलॉन्गेशन होगा, सिंपली x इक्वल्स mg बाई k आ गया। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा केस है, लेकिन इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे इसको हम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाल दें, या सपोज करो कहीं एलिवेटर में लगा दें और एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, kx बड़ा हो जाएगा mg से, फिर हम क्या लिखेंगे, kx माइनस mg इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इलॉन्गेशन होगा वो डिफरेंट होगा। पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है इसको किसी लिक्विड में डुबो दो,
लिक्विड में डाल दो, राइट, तो वहां पे एक और एडिशनल फोर्स आ जाएगा, कौन सा, बायनेंसी फोर्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, राइट। फिर सेम क्वेश्चन को हम लोग, सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग कहां पे यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में, जहां पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा इसको जैसे ही छोड़े तो ये मैक्सिमम किस इलोंगेशन तक जा सकता है, राइट। तो ये सारे उसके एप्लीकेशन पार्ट हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं स्प्रिंग मास और स्ट्रिंग मास सिस्टम, है ना, ये थोड़ा अच्छे से समझना, है ना, क्वेश्चन आते भी हैं इस पे। जैसे सपोज करो एक M1 M2 और इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन लगा है दो स्ट्रिंग से, ठीक है, ये स्ट्रिंग में टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ टेंशन T1 किसके बराबर, वेट M1G के बराबर, यहाँ टेंशन T2 इसके बराबर, राइट। स्ट्रिंग को कट करते हैं तो स्ट्रिंग की खासियत ये है कि जो भी स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज कर जाएगा, राइट। जैसे सपोज करो यदि हम लोग स्ट्रिंग वन को कट करें तो इसमें इमीडिएटली टेंशन 0 हो जाएगा और ये G से नीचे जाने लगेगा, ठीक है। और इसमें टेंशन T2 जो पहले कितना था, ये इमीडिएटली चेंज होकर के कितना रह जाएगा, M2G के बराबर, ठीक है। अब स्ट्रिंग 1 की जगह हम स्ट्रिंग 2 को कट करें तो क्या होगा, स्ट्रिंग 2 को यदि हम कट करें तो क्या होगा, देखो उस कंडीशन में T2 भी 0 हो जाएगा और ये बोथ ब्लॉक्स विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन G के बराबर होगा और T1 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिंपल केस है, इंपॉर्टेंट स्प्रिंग वाले केस में है। देखो अगेन दो ब्लॉक और ये दो स्प्रिंग लगे हैं K1 K2, राइट। इसमें टेंशन कितना होगा, M1G के बराबर, इसमें टेंशन कितना होगा, अगेन M1 प्लस M2 इंटू G के बराबर, राइट। अब कॉन्सेप्ट उसके आगे, केस 1 कंसीडर किया कि पहले हम लोग ने इसको स्प्रिंग 1 को कंसीडर किया। अच्छा, स्प्रिंग की खासियत ये होता है, स्प्रिंग की खासियत ये होता है कि जिस स्प्रिंग को कट करोगे उसमें तो टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन यदि उसके साथ कोई दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है तो उसमें ड्यू टू इनर्शिया टेंशन इमीडिएटली चेंज नहीं होता। जैसे इस केस में देखो, इसको हम जैसे ही कट करेंगे इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 0। इसमें जैसे ही टेंशन 0 होगा ये ग्रेविटी से नीचे की तरफ जाने लगेगा, यानी यहाँ पे टेंशन 0 और M1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, G होगा, राइट। लेकिन जो दूसरा वाला स्प्रिंग है ना, उसमें जो टेंशन है T2 जो पहले कितना था, M1 प्लस M2 इंटू G, वो इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा, जितना पहले था उतना ही वो अभी भी रहेगा। तो हम लोग M2 की बात करें तो ऊपर फोर्स कितना, M1 प्लस M2 इंटू G, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना, M2G। तो देखो क्लियरली दिख रहा है हमें कि ऊपर का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा है, राइट। तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगा, एक्सेलरेट करेगा। निकाल सकते हैं क्या एक्सेलरेशन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, M1 प्लस M2 इंटू G माइनस M2 इंटू G इक्वल्स क्या हो जाएगा, M2 इंटू A डैश। तो A डैश इक्वल्स कितना हो गया, देखो M2G कैंसिल, M1 अपॉन M2 इंटू G आ जाएगा, राइट। तो ये किसका आया, M2 का एक्सेलरेशन, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, गॉट इट। सेकंड कंडीशन देखो, ये तो केस 1 था, इसकी जगह हम लोग केस 2 को कंसीडर करें। केस 2 में अब हम लोग स्प्रिंग 1 को ना कट करके स्प्रिंग 2 को कट करें, जिस भी स्प्रिंग को कट करोगे उसमें इमीडिएटली टेंशन क्या हो जाएगा, 0। तो भाई T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जो दूसरा वाला स्प्रिंग है उसमें टेंशन चेंज इमीडिएटली करेगा क्या, दूसरे स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा। जितना टेंशन पहले था, पहले कितना था, M1G, तो अभी भी वो कितना रहेगा, M1G ही रहेगा, ठीक। चलो अब FBD बनाते हैं। M2 की बात करो तो M2 पे स्प्रिंग फोर्स पहले से कितना था, K1, है ना, या ऐसा बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना था, M1G, इतना ही था ना। वेट खुद का डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, M2G, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया, M1 प्लस M2 इंटू G इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A इक्वल्स कितना हो गया, M1 प्लस M2 बाई M2 इंटू G, ये हो जाएगा, राइट। अच्छा अब हम M1 ब्लॉक की बात करें, तो M1 की बात करो तो देखो नीचे कितना है फोर्स, M1G, ऊपर कितना है फोर्स, M1G। तो देखो तो जरा इसमें नेट फोर्स ही कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो नेट फोर्स यदि 0 हो गया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जो नीचे वाला M1 ब्लॉक है, M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, जबकि M2 का कितना होगा, M1 प्लस M2 बाई M2 इंटू G, इतना होगा। क्लियर है ये पूरा फंडा। अब देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट दिस। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है कुल घुमा फिरा करके सब इसी में से आने हैं, जितना भी हम लोग पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किए, राइट। अब तुम क्या करोगे, फिर से वही कहानी है ना। अब तुम क्या करोगे, जितना भी पढ़ा उन सारे फॉर्मूले को फिर से एक जगह लिखो,
पहले तो कॉन्सेप्ट्स को लिखोगे, है ना, कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उनको लिखो, राइट, एंड फॉर्मूला, राइट। कई बार क्या होगा ना, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को भी लिख लेना। मेंस वाले बच्चों को तो जनवरी में ही, है ना, और बाकी नीट वाले बच्चों को मई में ये चीज बहुत काम आएगा, राइट, जब रिवीजन करेंगे फिर से, तो ये वहां पे काफी ज्यादा यूज होगा। अगेन एनसीईआरटी लॉज ऑफ मोशन में जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो सारा का सारा एक बार तुम रिवाइज पढ़ जाओगे एनसीईआरटी को, फिर उसमें एक्सरसाइज में जो पीछे क्वेश्चन दिए वो सारा सॉल्व कर जाओ, उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा जॉट डाउन करो, राइट। नेक्स्ट अगेन कर लिया इतना ना, 30 क्वेश्चंस का बनाओ पेपर, 30 क्वेश्चंस का एक सेट बनाओ और सॉल्व करो, देखो कितने क्वेश्चन सही हुए। होपफुली लॉज ऑफ मोशन सारे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसी से थोड़ा रिलेटेड और कौन सा हमारा चैप्टर, फ्रिक्शन है। लॉज ऑफ मोशन हमारा क्लियर, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फ्रिक्शन। देखो